नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने रंध्र की संरचना और रंध्र के प्रकार पढ़ लिए थे, तो अब उसी श्रृंखला में हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिंदु स्त्राव घटेशन। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एटम क्लासेस कुचामन सिटी में। मैं जीव विज्ञान व्याख्याता भरत कुमार। तो आज हम बात करेंगे बिंदु स्त्राव की। तो सबसे पहले क्या होता है, जनरली आप सभी ने देखा होगा कि दिन के समय मतलब जो प्रातः काल होता है उस समय, और जो मध्य रात्रि होती है मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम, इन द मॉर्निंग, अर्लियर मॉर्निंग और इन द मिडनाइट, आपने देखा होगा कि जो पादप होते हैं, कुछ शाख के पादप होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में छोटे छोटे जो बिंदु जैसी मतलब बूंदे जमा हो जाती है, तो वो जल क्या होता है वहां से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति कहलाती है बिंदुओं के रूप में निकल रहा है जल, इसको बोलते हैं क्या, बिंदु स्त्राव। मतलब जल का बिंदुओं के रूप में क्या होना, स्त्रावित होना। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे हमें कि पादप की पत्तियों के क्षतिग्रस्त मतलब अनइंजर्ड, क्षतिग्रस्त नहीं बोलना आपको, क्षतिग्रस्त बोलना है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का जो उत्तक या जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं है। तो क्षतिग्रस्त भाग से, किनारों से, जो पत्तियों की जो किनारे होते हैं, जो अपन जो उनको वेनेशन बोल सकते हैं, जो किनारे हैं, वहां से जल का बिंदु के रूप में हानि होना या बाहर निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो जल अवशोषण अधिक हुआ, वाष्पोत्सर्जन न्यून होने पर बिंदु स्त्राव होता है। पादप क्या कर रहा है, जल का अवशोषण तो अधिक मात्रा में कर रहा है, और उसी स्थिति में जो है पादप जल का जो निष्कासन है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलवाष्प के रूप में वो कम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि वाटर जो है अत्यधिक क्या हो गया, प्लांट बॉडी में निहित हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो जल बिंदु स्त्राव के रूप में क्या होगा, बॉडी से बाहर निकलने लग जाए, पादप काय से बाहर निकलने लग जाए। तो कंडीशन क्या है, जल अवशोषण अधिक और वाष्पोत्सर्जन कैसा होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। बिंदु स्त्राव वाले जल में जो जल होता है, जल के साथ साथ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बोर्ड में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इस लाइन से, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जल के साथ में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सामान्यतः बिंदु स्त्राव की क्रिया, जो क्रिया होती है वो रात्रि में जो शाख के पादप होते हैं, जैसे कि हम बात करें घास में, टमाटर में, बालसम में केलाकोस या सेक्सीफ्रेगा, कचालू व कुकुरबिटेसी जो कुल के पादप है, उनके अंदर जो है क्या होता है, बिंदु स्त्राव होता है। अब क्या होता है कि जहां पे जो बिंदु स्त्राव हो रहा है और वहां पे जो संरचनाएं पाई जाती है, वहां पे क्या होता है, मृदुत्व के उत्तक से, जो है ढीला उत्तक होता है, उससे बनी हुई कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिनको आप क्या बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं। लेकिन वहां पे कुछ जलरंध्र पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हाइडेथोड्स बोलते हैं, वाटर स्टोमेटा बोलते हैं। तो देखेंगे अगला पॉइंट, जलरंध्र, हाइडेथोड्स या वाटर स्टोमेटा से बिंदु स्त्राव होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 6 नंबर, जलरंध्र के नीचे, जलरंध्र जो होता है उसके बिल्कुल नीचे मृदुत्व के, मृदुत्व का मतलब होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स या पेरेन्काइमेटस टिश्यू से ढीला उत्तक स्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, क्या बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं। अब बात आती है कि बिंदु स्त्राव किसके कारण होता है, मुख्य कारण क्या है इसके पीछे। तो बिंदु स्त्राव होने का मुख्य कारण होता है मूलदाब, रूट प्रेशर। क्या होता है, रूट प्रेशर, मूलदाब होता है। तो सातवें पॉइंट में बात करेंगे, बिंदु स्त्राव की क्रिया मूलदाब के कारण होते हैं। तो ये था संपूर्ण हमारा क्या, बिंदु स्त्राव। आप इसका एक बार क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपने जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे रसा स्त्रावण या रस स्त्रावण, इसको एक्सुडेशन या ब्लीडिंग भी बोला जाता है। तो रसा स्त्रावण की बात की जाए तो ये क्या है कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था, घटेशन के अंदर क्या पढ़ा था, बिंदु स्त्राव में, कि वो क्षतिग्रस्त भाग से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना, वो है क्षतिग्रस्त भाग से, मतलब पादप का कोई भी पार्ट इंजर्ड हो गया, उस पर चीरा या कट लग गया, तो वहां से क्या होगा, वो बाहर निकलने लग जाएगा पदार्थ। आपने कभी कभार देखा होगा, जब हम पादप के किसी भाग में चीरा लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, तो वहां से द्रवित पदार्थ के रूप में, लिक्विडिटी फॉर्म के अंदर क्या होता है, कुछ पदार्थ बाहर निकलने लग जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, रसा स्त्रावण। मतलब जो रस होता है उसका क्या होना, बाहर निकलना, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग। ऐसा हमारे होता है, जब कोई कट लग जाता है तो ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वो है कि पादप के कटे हुए मतलब क्षतिग्रस्त भाग से तरल का स्त्रावण होना। तरल मतलब लिक्विड का बाहर निकलना, तरल पदार्थ का बाहर निकलना, इसे क्या बोलते हैं, रस स्त्रावण बोला जाता है, ब्लीडिंग बोला जाता है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। तो ये क्रिया उच्च मूल दाब के कारण उत्पन्न होती है। जब हाई रूट प्रेशर होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, रसा स्त्रावण होता है, क्योंकि नीचे से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है प्लांट में, तो क्या होगा,
वहां से जो है कटिंग वाले पार्ट से क्षतिग्रस्त भाग से जल या हम बोले कोई पदार्थ क्या होगा बाहर निकलने लगे जाएगा। आगे बात करते हैं तो शर्करा कैसे प्राप्त की जाती है, तो शुगर मेपल से, मतलब इस क्रिया द्वारा रसायन स्त्रावों द्वारा शुगर मेपल से शर्करा प्राप्त की जाती है। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, रोचक बात है कि रबड़ व अफीम जो होते हैं उनको भी जो है रसायन स्त्रावण वाले ट्रिक से या हम कहें कि इस प्रक्रिया से गुजार के ही प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो टोडी पाम एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, टोडी पाम। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टोडी पाम में सर्वाधिक रसायन स्त्रावण पाया जाता है और एक दिन के अंदर लगभग कितना 50 लीटर जो है रसायन स्त्रावण टोडी पाम द्वारा होता है। अब क्या हुआ, वैज्ञानिकों के माइंड में कंफ्यूजन आने लग गए कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है वाष्पोत्सर्जन के कारण हो रही है, ये जो जल है वो वाष्प के कारण बाहर निकल रहा है या इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, वो देखना क्या कि एक छोटा सा गमला बनाते हैं, इसमें डाल दें यहाँ पे क्या जल वगैरह और यहाँ पे लगा दिए एक स्टेम जिसको काट दिए यहाँ से ऊपर से, ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया उसको कटे कर दिया और इसमें जो है जल वगैरह सब है। इसको छोड़ दिया कुछ देर के लिए, तो उन्होंने देखा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे प्लांट के रूट्स है और रूट प्रेशर के कारण जो रूट प्रेशर होता है जो मूल दाब होते हैं उसके कारण क्या होगा जल ऊपर की ओर गति करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा जो जल है वो बिंदु के रूप में क्या होगा आके यहाँ पे निहित हो गया, सिचुएटेड हो गया। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो जल आ रहा है ये जल ब्लीडिंग की वजह से आ रहा है, पहली बात तो क्षतिग्रस्त किया उसको, तो उनके कंफ्यूजन था कि जाइलम लेके आ रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक जो है पादप जो अभिरंजित जो होता है रंग अभिरंजन उसको इसके अंदर डाला, उसका नाम है सैफ्रेनिन। क्या नाम है, सैफ्रेनिन, ठीक है। ये कैसा कलर देता है, ये देता है कैसा हल्का गुलाबी रंग देता है, इसमें डाल दिया और अगले दिन आके इन्होंने देखा तो क्या हुआ कि ये बूंद जो कैसी हो गई, वो भी कैसी हो गई, गुलाबी हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पता लगाया कि यहाँ से क्या हो रहा है, रसायन स्त्रावण हो रहा है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं हो रहा है, जाहिर किससे हो रहा है, मूल दाब से हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको संपूर्ण रसायन स्त्रावण समझ में आ गया होगा। आप इसका जो इजीली समझने के लिए क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने रसायन स्त्रावण का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, वो है इम्बिबिशन या अंतः शोषण। मतलब क्या होते हैं, जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं उन कोलाइडी पदार्थों का क्या करना, कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण करना है, क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। तो कोलाइडी ठोस कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण करना है, क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके पॉइंट की। तो सर्वाधिक अंतः शोषण प्रकृति अगार अगार जेल की होती है। अगार अगार जेल क्या है, ये एक प्रकार की रोडोफाइसी जो लाल एलगी होती है जो है ग्लिसरेलिया और इजिलिडियम, वहां से इसको प्राप्त किया जाता है। ये डीएनए जो फ्रेगमेंट बनाने में वहां पे जो आपने इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस पढ़ते हो आप जो है डीएनए वाले के अंदर, तो वहां पे भी ये काम में आती है अगार अगार जेल। तो सर्वाधिक प्रवृत्ति किसकी होती है, अंतः शोषण की होती है अगार अगार जेल की। उदाहरण की बात करें तो लकड़ी का फूलना, दरवाजे फूलना या चट्टाने तोड़ने में, बड़ी बड़ी जो चट्टाने होती थी उनको तोड़ने के लिए क्या करते थे, दो चट्टाने से उनके बीच में लकड़ी को फंसा के उस पर जो है क्या करते थे, धीरे धीरे पानी गिराते थे। तो वो क्या करेगी, लकड़ी वहां से जल को अवशोषित करेगी, अंतःशोषित करेगी और क्या करेगी, फूल जाएगी। फूलने से क्या होगा, दोनों रॉक्स पे एक प्रेशर क्या होगा, एक जनरेट होगा और उसकी चट्टानें आसानी से टूट जाती है। आशा करता हूं आपको रसायन स्त्रावण, बिंदु स्त्राव और अंतःशोषण समझ में आ गया होगा। थैंक यू।